हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्राइंग ऑफ लॉट्स। डिबेंचर रिडम्पशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी सारे तरीके देखे हैं कि हम डिबेंचर्स को कैसे रिडीम कर सकते हैं। हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में देखा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड हमने देखा। ये सारे जो मेथड हमने इससे चैप्टर से पहले किए हैं वो सारे रिलेटेड हैं जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हो एक वन टाइम पेमेंट के थ्रू। जब डिबेंचर्स आपके मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरिटी डेट के ऊपर आप एक साथ सभी डिबेंचर्स का पैसा वापस लौटा देते हो डिबेंचर होल्डर्स को। लेकिन आज जो हम मेथड करने वाले हैं वो है आपका जब आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो लेकिन उनको एक साथ पैसा ना लौटा के आप उनको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रिडीम करते जा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 डिबेंचर्स हैं, सो हम इंस्टॉलमेंट में इनको रिडीम करेंगे। मान लीजिए 10 डिबेंचर्स आपके इनकी 5 ईयर्स की हैं, आपने इशू किए थे। 5 साल तक हर साल हम कुछ डिबेंचर्स को रिडीम करते जाएंगे। तो जैसे पहले साल हमने 2 डिबेंचर्स रिडीम करे, सेकंड ईयर फिर हमने 2 डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, थर्ड ईयर में 2 डिबेंचर्स, फोर्थ ईयर में 2 डिबेंचर्स, ठीक है, या इससे ज़्यादा डिबेंचर्स या किसी रेशो के अंदर। 5वें साल फिर हमने 2 डिबेंचर्स हमारे यहाँ पे रिडीम कर दिए। तो 10 डिबेंचर्स हमारे सारे रिडीम हो चुके हैं। ये तो हो गई बात कि इंस्टॉलमेंट में आपको कैसे रिडीम करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना है। ये चीज़ कंपनी डिसाइड करती है एक लॉटरी के थ्रू। इसलिए हम इसे ड्राइंग ऑफ लॉट्स भी बोलते हैं। लॉटरी के थ्रू आप डिसाइड करते हो कि कौन से डिबेंचर्स को आप अब इस साल के एंड में रिडीम करने वाले हो। कुछ थ्योरेटिकल हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। डिबेंचर्स आर रिडीम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये हमने देख लिया। एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम रिडीम करते हैं पहले साल कुछ, दूसरे साल कुछ, जितने भी साल के लिए आपने डिबेंचर्स को इशू कर रखा है। सीरियल नंबर ऑफ डिबेंचर जो आपको रिडीम करने हैं हर साल वो आप लॉटरी के थ्रू डिसाइड करते हो, इसलिए हम इसे ड्राइंग बाय लॉट्स भी बोलते हैं। डिबेंचर्स जो भी आप रिडीम करने वाले हो उन्हें आप या तो एट पार रिडीम कर सकते हो या एट प्रीमियम रिडीम कर सकते हो। देन जो हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं वो आपको यहाँ पे बनाना ज़रूरी है। हर साल जब भी मतलब आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो साल के शुरू में आप 25% जो जितने भी टोटल डिबेंचर्स हैं आपके उनकी नॉमिनल वैल्यू का 25% हिस्सा आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करोगे। और लास्ट में आप इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जो अमाउंट है इसके अंदर बैलेंस है उसको हम जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का दे रखा है तो हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। 15% जो हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है 30 अप्रैल को हम करते हैं। जिस साल हम डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं उससे पहले 30 अप्रैल को हम 15% जितने भी डिबेंचर्स की वो इंस्टॉलमेंट आप रिडीम करने वाले हो उसका 15% हम आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, किस ईयर में सेल करते हैं, सेल करके क्या वैल्यू आती है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगी कि इसके अंदर जब आप क्वेश्चन करोगे तो एक चीज़ होती है कि आप एक बार इक्वल आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो सेम रहेगी। इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो। बेसिकली जहाँ पे भी आप अलग अलग नंबर ऑफ डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो, मतलब एक बार आपने 5000 डिबेंचर्स रिडीम करे, नेक्स्ट ईयर आपने 7000 डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, उससे नेक्स्ट ईयर आपने 6000 डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, वहाँ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। उस पर ये फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हर साल आप इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर रहे हो। तो किसी साल हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी साल हमें कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जिस साल आप ज़्यादा डिबेंचर्स को रिडीम कर दोगे उस साल हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। जिस साल आप कम डिबेंचर्स को रिडीम करोगे उस साल हम प्रपोर्शन में कुछ इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली आइडिया ये है कि इन्वेस्टमेंट हमने इस हिसाब से करनी है कि हमारे कितने डिबेंचर्स हम रिडीम करने वाले हैं। तो अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार इन्वेस्टमेंट दिखा दो, इतनी 15% इन्वेस्टमेंट बनती है एक इंस्टॉलमेंट की, मामला वहाँ पे क्लियर है। लेकिन जहाँ पे भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपके ऊपर नीचे होते जाते हैं वहाँ हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। रही बात डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट की। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हम एक बार पैसा ट्रांसफ़र करते हैं 31 मार्च को, राइट। लास्ट में हम उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की अमाउंट को ट्रीट करने का यहाँ पे दो तरीके हैं। आई थिंक ओल्ड बुक और न्यू बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको किस तरीके से किया गया है। ओल्ड बुक में ये चीज़ है कि आपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को, इसके अंदर जो भी जितना भी टोटल बैलेंस है आपका 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिबेंचर्स, उसको हम एक साथ एंड में इकट्ठा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो नई बुक है उसमें एक चीज़ दे रखी है आपको कि आप हर साल जितनी भी आप डिबेंचर्स को रिडीम करते जा रहे हो उसके प्रोपोर्शन में कुछ कुछ पैसा आप जनरल रिजर्व में डालते जा रहे हो। तो अगर मान लीजिए आप वन थर्ड डिबेंचर्स को हर साल रिडीम करते हो, सो आपने जितना भी आपने शुरुआत में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में अमाउंट डाली है, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख डाली है, 1 लाख बनती है आपकी, सो पहले साल में आप इसका 1/3 जनरल रिजर्व में डाल दोगे, दूसरे साल में फिर अगला, तीसरे साल में फिर इस तरीके से जो भी आपका प्रपोर्शन बनेगा। दूसरा तरीका ये है, आप लास्ट में जब भी आप डिबेंचर्स को पूरा रिडीम कर दोगे, लास्ट में इस बैलेंस को सीधा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरी अमाउंट को एक साथ। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका कर सकते हो। ओल्ड बुक में और न्यू बुक में ये डिफरेंस है थोड़ा सा। सो अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो बेसिकली हमारी जो अप्रोच है इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए वो वैसी ही रहेगी कुछ कुछ जो हमारी वन टाइम पेमेंट के टाइम पे थी। वैसे ही हमें DRR अकाउंट बनाना है, वैसे ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। बस फ़र्क ये है कि हर साल जो डिबेंचर्स को रिडीम करने की एंट्री होती थी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो हमें हर साल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये ओल्ड बुक है आपकी, जो मैं जिसमें से मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया है। आई थिंक ये लास्ट सेशन की बुक है। सो इस वाले साल में जो न्यू बुक आई है उसमें आई थिंक ये इलस्ट्रेशन थोड़ा सा अलग है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 वसुंधरा लिमिटेड है, जिसने 6000 डिबेंचर्स 8% के डिबेंचर्स हैं ईच पे उन्होंने इशू करे थे, और जो इनकी रिडम्पशन है वो ड्यू है 4 साल में। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, और स्टार्ट हो रही है आपकी रिडम्पशन 31 मार्च 2015 से। तो हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा डालना है, वो हम इस टाइम डाल सकते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर आपका ऑलरेडी बैलेंस है 70,000। सो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना टोटल हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अमाउंट चाहिए, फिर हम देखेंगे कि कितनी ऑलरेडी अवेलेबल है, और फिर हम निकालेंगे कितना और डालना है। ओके ना, अब हमें जनरल एंट्रीज बनानी है यहाँ पे। और कंपनी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती है 30 अप्रैल ऑफ 2014। सो इट मेक सेंस, क्योंकि आप 30 मार्च 2015 को डिबेंचर्स का रिडम्पशन स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे पहले वाली 30 अप्रैल को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री हमारी, तो 2014 अप्रैल 30 को आपने इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट हम करेंगे 15% ऑफ जितनी भी आप डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो। सो जनरल एंट्री तो हमारी वही रहेगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा आपका जा रहा है इन्वेस्टमेंट में। ओके, नाउ 15% हमें इन्वेस्ट करना है। अब हम देखेंगे कि कितना आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो इस साल में। सो टोटल आपके डिबेंचर्स हैं 6 लाख रुपए के। ओके, आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उनको रिडीम कर रहे हो। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर मैं इसकी निकालती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 1,50,000। सो 1,50,000 रुपीज़ के आप हर साल 4 इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो। नाउ अब हमें जो 15% लेना है वो लेना है कि इस साल हम कितने अमाउंट के डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं। तो हम रिडीम करने वाले हैं 1,50,000, तो हम 15% ऑफ 1,15,000 की इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे। अब एक बात ये भी है कि क्योंकि आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको रिडीम करने वाले हो, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं आने वाला है। इक्वल अमाउंट की आप डाल रहे हो, तो हर साल सेम अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है हमें। तो ये वाली जो एंट्री है इन्वेस्टमेंट वाली, वो हम सिर्फ एक बार यहाँ पे शो करने वाले हैं, दोबारा आप ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को दिखाने की। सो यहाँ पे अगर हमने इसका 15% निकाल लिया तो ये आपका बनेगा 22,500। सो 22,500 हमने जितना भी हम रिडीम करने वाले हैं डिबेंचर्स को उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दिए हैं 30 अप्रैल को रिडम्पशन स्टार्ट होने से पहले। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है आपकी रिडम्पशन रिजर्व। तो 2015 को आपका रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है, तो मार्च 31 को हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हमेशा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। सो सरप्लस अकाउंट से
हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर 25% जो है ट्रांसफ़र करना है। किसका 25%? फेस वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर्स, जितने भी डिबेंचर्स हैं आपके टोटल जो आप रिडीम करने वाले हो, टोटल डिबेंचर्स का 25%। सो ये हैं आपके 6 लाख रुपीज़ के। सो 6 लाख रुपीज़ का अगर मैं 25% निकालती हूँ तो वो वही आएगा मेरा 1,50,000। सो 1,50,000 की अमाउंट मुझे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर चाहिए इस रिडम्पशन के लिए। गौर करने वाली बात यह है कि ऑलरेडी मेरे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 70,000 रुपीज़ का बैलेंस अवेलेबल है। अगर 70,000 रुपीज़ का बैलेंस अवेलेबल है तो मुझे पूरे 1,50,000 ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ बैलेंस ट्रांसफ़र करूँगी क्योंकि हमें इस अकाउंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ इस रिडम्पशन के लिए है, उसके अलावा हमें ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो हम एक्स्ट्रा पैसा इसके अंदर नहीं डाल रहे। सो अगर टोटल मुझे 1,50,000 रुपीज़ चाहिए इस अकाउंट में, 70,000 ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब है कि अब मुझे सिर्फ 80,000 रुपीज़ सरप्लस अकाउंट से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हम डालते हैं 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर्स और इन्वेस्ट करते हैं हम 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ जो डिबेंचर्स आप एक्चुअल में रिडीम करने वाले हो उस साल। ओके, नाउ हम सरप्लस से DRR में डाल चुके हैं, हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब सीधा स्टार्ट हो जाता है हमारा रिडम्पशन। तो 31 मार्च 2015 को हमारा रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है, तो 31 मार्च 2015 को हम रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन हम देखते हैं हम एट पार कर रहे हैं या एट प्रीमियम कर रहे हैं। सो आई गेस हम एट पार रिडम्पशन कर रहे हैं इनकी। सो अगर एट पार रिडम्पशन कर रहे हो, सिंपल वही एंट्री है आपकी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। सबसे पहले जितनी भी हमें डिबेंचर होल्डर को अमाउंट पे करनी है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप रिडीम कर रहे हो, इसकी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनती है 1,50,000। सो 1,50,000 हमने फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट के कर दी है। अब हमारा काम है इनको पे करने का। सो मार्च 31 को हमने इन्हें पे कर दिया। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000। 1,50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स आप रिडीम कर चुके हो। अब हम आएंगे नेक्स्ट ईयर की तरफ। सो नेक्स्ट ईयर हमारा आ जाता है 2016 मार्च 31 को। इन्वेस्टमेंट हमारी, क्योंकि हर साल आप इक्वल अमाउंट में इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है आपकी। सीधा हम रिडम्पशन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे फिर से हमारा वही 18% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि न्यू बुक में और पुरानी बुक में क्या डिफरेंस है। सो अगेन वही इक्वल इंस्टॉलमेंट जो आपकी 1,50,000 की है रिडीम कर रहे हैं हम, और वही आपका डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सो दो इंस्टॉलमेंट के अंदर आप डिबेंचर्स को रिडीम कर चुके हो। टोटल आपने 3 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए हैं, 6 लाख में से 50%। अब हर साल इसी तरीके से आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, तो 2017 में भी 31 मार्च को आप इसी तरीके से रिडीम कर दोगे, और 2018 में भी आप फाइनल इंस्टॉलमेंट 1,50,000 की पे करके रिडीम कर दोगे। 2018 लास्ट ईयर है, तो यहाँ पे बस एक चीज़ रहती है, हमने जो रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया था, अब उसके बैलेंस को हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। सो हमने 1,50,000 रुपीज़ टोटल हमारे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर है। 70,000 पहले से थे, 80,000 हमने और डाले थे, तो इस 1,50,000 रुपीज़ के बैलेंस को हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो नई बुक है उसमें डिफरेंस ये है कि आप हर साल जो है जितने प्रपोर्शन में आप डिबेंचर्स को रिडीम करते जाते हो, उस प्रपोर्शन के अंदर आप अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो, ना कि आखिरी साल में एक साथ। तो डिफरेंस यही रहेगा कि 31 मार्च को एक एंट्री बनाओगे जिसमें आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे प्रपोर्शन में। तो हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसका 1/4। ओके, 1,50,000 का अगर मैं 1/4 निकालती हूँ तो ये आ जाएगा 37,500। सो 37,500 आप हर साल जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करोगे। ये डिफरेंस है सिर्फ
आप लास्ट ईयर में भी पूरा 1,50,000 हम डाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम करते हैं रिडम्पशन जब आपको इंस्टॉलमेंट्स में रिडम्पशन करनी है। सिर्फ हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है, और ये तब तक इन्वेस्ट रहेगी जब तक कि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देते हो डिबेंचर्स की, ओके। सो क्योंकि डिबेंचर्स की इंस्टॉलमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने साल की शुरू में इन्वेस्ट कर दी, आखिरी तक वो इन्वेस्टेड रहेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। जब हमारी डिबेंचर्स हम जिस रेशो में रिडीम करें उसमें डिफरेंस है, उनके अमाउंट में डिफरेंस है, उनकी क्वांटिटी में डिफरेंस है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे चलते हैं। प्रगति एंटरप्राइज लिमिटेड है जिसने 35,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं। 6.5% के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ ईच के, अक्टूबर 2011 के अंदर। रिडीमेबल कैसे हैं आपके? 31 मार्च 2015 को हमारी रिडम्पशन स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हमने 5,000 डिबेंचर्स को रिडीम किया। नेक्स्ट ईयर भी हमने 5,000 डिबेंचर्स को रिडीम किया। 2017 में हमने डिबेंचर्स जितना हम रिडीम करें उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो अब हमने 7,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है। अगेन नेक्स्ट ईयर हमने 7,000 डिबेंचर्स रिडीम किए। लास्ट ईयर में 2019 में हमें जो बाकी बचे हुए डिबेंचर्स थे 11,000 सबको एक साथ रिडीम कर दिया। सो जैसे कि आप देख सकते हो, आप इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर नहीं रिडीम कर रहे हो, हर बार इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स रिडीम नहीं कर रहे हो, बढ़ते जा रहे हैं आपके डिबेंचर्स जितकी क्वांटिटी। तो हमें इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा हमें इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देख लेना आप। बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है कि उन्हें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर 50,000 रुपीज़ डालने हैं और 4 लाख रुपीज़ डालने हैं। तो दो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल रहे हो। एक बार डाल रहे हो 31 मार्च 2012 को और एक बार डाल रहे हो 2013 को रिस्पेक्टिवली। एंड बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन March 31, 2014। सो बेसिकली हम 2015 को अपना डिबेंचर्स का रिडम्पशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम डिबेंचर का रिडम्पशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं 31 मार्च को। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है, मतलब हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड है जो हमारा, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि उन्हें किस डेट को किस ईयर में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर कितना पैसा डालना है। सो सबसे पहले हम डालेंगे 50,000, फिर हम डालेंगे 4 लाख, बची हुई अमाउंट हम डालेंगे 2014 मार्च 31 को। आपको जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और कुछ इग्नोर करने के लिए बोला हुआ है। आपको इसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है उसको आप इग्नोर कर दोगे, ओके, डिबेंचर्स के ऊपर। नाउ इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज मेड इन फिक्स डिपॉजिट ऑफ द बैंक, ओके। सो इन्वेस्टमेंट आपने की है और इन्वेस्टमेंट हम करते हैं 30 अप्रैल, जिस साल हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं उससे पहले वाली 30 अप्रैल को। सो अगर आप 2015 में डिबेंचर्स की रिडम्पशन स्टार्ट कर रहे हो तो इससे पहले वाली 30 अप्रैल आएगी 2014 में, ओके। तो 2014 में हमने 30 अप्रैल को डिबेंचर इन्वेस्टमेंट की है, ओके। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू की एंट्री डाल सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि कितने आपने इशू कर रखे हैं। 35,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ के एट पार हैं, ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट है, ओके। सो अक्टूबर 2011 को आप डाल सकते हो। आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा से यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। हम स्टार्ट करते हैं अपना सीधा रिडम्पशन वाली चीज़ों से। सो सबसे पहले है 2012 31 मार्च आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाली है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, जो कि है 50,000 की। चलो एक बार हम ये देख लेते हैं कि टोटल हमें कितना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस चाहिए। तो हमें टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिबेंचर्स इनका 25% चाहिए होता है। तो हमारे पास 35 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, इसका 25% बनता है आपका 8,75,000 रुपीज़। तो 8,75,000 रुपीज़ इन टोटल हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर चाहिए, ओके। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम डाल रहे हैं 50,000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट हम डाल रहे हैं 4 लाख रुपीज़ की। तो 4,50,000 मैंने इसमें से डाल दिए हैं। तो बाकी का जो मेरा बैलेंस बच जाता है वो है 4,25,000। ये मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 50,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए, ओके, डन। नाउ सेकंड इंस्टॉलमेंट 2013 में, और कुछ हो नहीं रहा है, सीधा सिर्फ हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है DRR में। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट दैट इज। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 4 लाख रुपीज़ की। एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने 2014 में ट्रांसफ़र किए, 31 मार्च 2014 सरप्लस अकाउंट। $4,25,000। ओके, DRR वाला हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। सो 2015 31 मार्च को हमारी स्टार्ट हो रही है रिडम्पशन की प्रोसेस। सो इससे पहले वाली 30 अप्रैल को हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे 15% की। सो यहाँ हमने 30 अप्रैल 2014 को इन्वेस्टमेंट की। टू बैंक अकाउंट। ओके, 15% हमें चाहिए, और हमें चाहिए हम जितना इस बार रिडीम करने वाले हैं उसका 15%। तो इस बार हम रिडीम करने वाले हैं 5,000 डिबेंचर्स इस साल के एंड में, और 100 रुपीज़ ईच, तो 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स, और इसका 15% बनता है आपका 75,000। सो 75,000 की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब हमें इस इन्वेस्टमेंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी अगर हमारे डिबेंचर्स इक्वल क्वांटिटी में हर साल रिडीम होते, पर क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो 5,000 डिबेंचर से रिडीम कर रहे हो, पर उसके बाद आपने डिबेंचर्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। सो उसका थोड़ा सा, क्योंकि फिर हमें थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे करेंगे वो उस डेट पे आगे देखते हैं। सबसे पहले हम रिडम्पशन स्टार्ट करते हैं। तो 2015 31 मार्च फर्स्ट एंट्री डालते रिडम्पशन की। सो 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 5 लाख रुपीज़ की। 5,000 डिबेंचर्स, 100 रुपीज़ ईच पे आप रिडीम कर रहे हो, कोई प्रीमियम नहीं है। सो 5 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, नाउ 31 मार्च को ही हमने पेमेंट करी है, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ₹5 लाख। डन। अब आ जाते हैं 2016। 2016 में कोई चेंज नहीं है, वही 5,000 डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो, तो सेम एग्जैक्ट वही एंट्री बनेगी आपकी, यही दोनों, और सेम अमाउंट आप रिडीम कर रहे हो, कोई चेंज नहीं है। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज कब चीज़ का है आप ध्यान से देखना। 7,000 डिबेंचर्स आप 2017 को रिडीम कर रहे हो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा चाहिए। ओके, पहले आपने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करे, अब 2017 में 7 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम करे, और 2 लाख रुपए बढ़ गए हैं आपके। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी इसी प्रोपोर्शन में बढ़ानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाओगे यानी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कब करते हैं हम? जिस साल हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं उससे पहले वाली 30 अप्रैल को। सो अगर 31 मार्च 2017 को मैं 7 लाख के डिबेंचर रिडीम कर रही हूँ और 2 लाख रुपए की अमाउंट के प्रोपोर्शन में मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर मुझे इन्वेस्टमेंट कब करनी पड़ेगी? इससे पहले 30 अप्रैल को। इससे पहले 30 अप्रैल आएगी मेरी 30 अप्रैल 2016 इस ईयर में। ओके, सो एंट्री वही रहेगी हमारी। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट होती है 15%। डन। किसके प्रोपोर्शन में? जितनी हमने अपने डिबेंचर्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर दी। सो पहले 5 लाख डिबेंचर्स आपने रिडीम करे थे, तो उसके 15% हमने इन्वेस्ट कर दिया था। अब हमने 7 लाख डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, सो 2 लाख बढ़ गई हमारी अमाउंट, राइट? वो जो बढ़ी हुई 2 लाख है, अब हम उसके 15% के बराबर और इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सो इसका 15% हो जाता है हमारे पास 30,000 रुपीज़। अगर यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट 7 की बजाय 3 लाख रुपए की होती, और हमारी क्योंकि डिबेंचर्स को रिडीम करने की जो है अमाउंट वो कम हो गई होती, तो उस प्रपोर्शन में हम डिबेंचर्स की इन्वेस्टमेंट को बेचते। ओके, फिर मैं बता देती हूँ।
इंस्टॉलमेंट में जब हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, अगर हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट आप डिबेंचर्स के रिडीम कर रहे हो तो हम सिर्फ वही 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 15%, नथिंग एल्स। वो इन्वेस्टमेंट हमारी आखिर तक इन्वेस्टेड रहेगी, आप उसको छेड़ोगे ही नहीं। लेकिन जब आप हर साल या 2 साल में 3 साल में जब भी डिबेंचर्स की जो रिडीम कर रहे हो वो अमाउंट को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, उस प्रपोर्शन में हम इन्वेस्टमेंट को या तो और इन्वेस्ट कर देंगे या इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। यहाँ पे पहले 2 साल आपने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम किया है फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। सो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट हमने अप्रैल को स्टार्टिंग में कर दी, इसका 15%, उसको छेड़ा ही नहीं। थर्ड ईयर में हमने 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम किया है, यानी 2 लाख ज़्यादा डिबेंचर्स रिडीम करे हमने। पहले साल हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करे, खत्म। दूसरे साल फिर हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करे, हटा दो। तीसरे साल हमने 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करे। सो जो 2 लाख रुपए हमारे डिबेंचर्स को रिडीम करने की अमाउंट बढ़ गई, उसके प्रोपोर्शन में हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। तो हम 15% ऑफ 2 लाख हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, नेक्स्ट ईयर हमने 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करे हैं। अब नेक्स्ट ईयर हमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 लाख रुपए ही हमने इन्वेस्ट करे, इक्वल अमाउंट के डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमने 11 11,000 डिबेंचर्स है ना, हाँ 11,000। सो 11 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स को रिडीम किया है। तो अगेन हमारे डिबेंचर्स को रिडीम करने की जितनी अमाउंट है वो बढ़ गई है। ठीक है, पिछली बार जितने के डिबेंचर्स रिडीम किए थे, इस बार हमने उससे ज़्यादा के डिबेंचर्स रिडीम किया है। तो इस प्रपोर्शन में हमारी इन्वेस्टमेंट को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। सिर्फ यही आपका ट्रीटमेंट होती है जब आप इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स को रिडीम करते हो और अलग अलग इंस्टॉलमेंट में करते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट में सेम ये फ़र्क पड़ेगा ना। एक बार हमने यहाँ पे डिबेंचर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के थ्रू 2017 पे चलते हैं और डिबेंचर्स को रिडीम कर देते हैं। सो वही 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, कितने के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो आप? 7 लाख रुपीज़, दैट्स इट। एंड देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 7 लाख रुपीज़ की पेमेंट आपने उनको कर दी। 2018 में आ जाते हैं, क्योंकि 2018 में आप 7 लाख रुपए के ही डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो, तो और इन्वेस्टमेंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 2018 के अंदर वही सेम चीज़, सेम एंट्री, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 7 लाख रुपीज़, नथिंग एल्स। लेकिन 2018 में अब एक करनी पड़ेगी, क्योंकि 2019 31 मार्च को आपने 11,000 डिबेंचर्स रिडीम करे हैं 11 लाख रुपए के। सो इन्वेस्टमेंट को हमें इसके प्रोपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट हम कब करते हैं? 30 अप्रैल पिछले वाली, यानी 30 अप्रैल 2018। सो पहले हमने की थी 7 लाख रुपए की के हिसाब से इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम करेंगे 11 लाख। तो 11 में से 7 गए, आपके बचते हैं 4 लाख रुपए। तो 4 लाख का 15%, 4 लाख का 15% आप और इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये आया आपका 60,000 रुपीज़। 60,000 की हमने और इन्वेस्ट कर दी, दैट्स इट। फिर हम दोबारा से 2019 में आप डिबेंचर्स को रिडीम कर दो, इन्वेस्टमेंट को बेच दो। लास्ट ईयर में जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट हमने अभी तक करी है, उस सारी इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे। एंड देन लास्ट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बैलेंस को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो लास्ट ईयर 2019 में रिडम्पशन की एंट्रीज वही रहेंगी 31 मार्च को, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। उससे पहले हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं? स्टार्टिंग में हमने 5 लाख रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, जो कि था हमारा 75,000। उसके बाद हमारी 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमने रिडीम करने स्टार्ट कर दिए, तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। फिर हमने की 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट और कर दी। ठीक है, फिर हमने क्योंकि 11 लाख रुपए के डिबेंचर्स भी रिडीम करे एक बार, तो हमने और इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो कि थी हमारी 4 लाख का 15% अगर आप निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका 60,000। ओके, सो टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट रही है, सबसे पहले हमने 75,000 इन्वेस्टमेंट की, फिर हमने 30,000 की और कर दिए, फिर हमने 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी हो गई। तो जब हम सेल करेंगे तो इसका टोटल आपको रिसीव हो जाएगा, ये आएगा आपका 1,65,000।
एंड देन लास्ट में हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे एक साथ टोटल। ओके, सो इस तरीके से होएगा जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करो, इंस्टॉलमेंट पे रिडीम कर रहे हो लेकिन अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ तो हमारी जो रिडम्पशन है उसकी अमाउंट हर बार इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाते गए, प्रपोर्शन में हमने और पैसा डाल दिया इन्वेस्टमेंट में। लेकिन क्या हो अगर एक साल आप डिबेंचर्स रिडीम करो और उससे अगले साल डिबेंचर्स कम रिडीम करो। ओके, वहाँ पे इसी लॉजिक के बेसिस पे हम जिस साल कम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे उसके प्रपोर्शन में 15%, जितना भी वो डिफरेंस रहेगा उसका 15% की इन्वेस्टमेंट को हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि उस साल हमें उतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने की उससे पहले साल लग पड़ी थी। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21, आकांक्षा एंटरप्राइजेज है जिसने 12,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, 6% की डिबेंचर है, 100 ईच के ऊपर, एट पार है। सितंबर 1 2019 को रिडीम वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रीमियम वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम जो रिडम्पशन दिखा रहे थे वो एट पार दिखा रहे थे, तो प्रीमियम वाला भी अब क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रीमियम के ऊपर करना है। अगर आप प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो तो इशू वाली एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को मत भूलना। देन आ जाते हैं रिडम्पशन पे। फर्स्ट ईयर आप 4,000 के डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर कम कर दिया आपने क्वांटिटी, आप 3,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, और आखिरी में आप 5,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो। नाउ सबसे पहली इन्वेस्टमेंट इस रिडम्पशन की अमाउंट के अकॉर्डिंग होगी। अगर ये 4-4 हज़ार रहता तो हम उसके बाद इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपने कम डिबेंचर्स रिडीम करे हैं, सो इस साल हमें उतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, अपने इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में उतने जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो इस साल हम ये जो कम हुआ है 1,000 डिबेंचर्स, इसके 15% के बराबर इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं। अगले साल हमने डिबेंचर्स की अमाउंट को बढ़ा दिया जिनको हम रिडीम कर रहे हैं, तो इस साल हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस 3,000 और 5,000, ये जो 2,000 डिबेंचर्स हैं, इसके 15% के बराबर इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा देंगे। ओके, ना बोर्ड ने और क्या डिसाइड किया है कि रिक्वायर्ड अमाउंट उनको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करनी है। ओके, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप डाल रहे हो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, जिसको आप स्टार्ट कर रहे हो मार्च 31, 2011। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हमें कितनी अमाउंट की ज़रूरत है, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम उसको डालेंगे। ओके, इंटरेस्ट की एंट्रीज को हमें इग्नोर करना है, इन्वेस्टमेंट आपने मेड किया है फिक्स डिपॉजिट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम इशू से स्टार्ट करते हैं। सो 2009 को हमने इशू किया है सितंबर 1। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ मैं इशू की एंट्री क्योंकि हम प्रीमियम पे रिडीम करें तो एक बार रिवाइज हो जाएगा कि कैसे करते हैं। सो 12,000 के थे, 100 रुपये पे आपने इशू करा है, टोटल हो गया आपका 12 लाख रुपए। इतना आपके जेब में पैसा आया। ओके, सॉरी, अकाउंट में पैसा आया। नाउ सितंबर 1 इस पैसे को भी अब आगे हम बांट देंगे अलग अलग अकाउंट में। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सो 6% के डिबेंचर्स हैं, 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 12 लाख रुपये आपके अकाउंट में है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में। डिबेंचर्स के अंदर फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू 12 लाख ही है, 12 लाख डाल दिए। यहाँ मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि आप प्रीमियम पे रिडीम करने वाले, इट मीन्स आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हुआ है। कितना है, 7%, तो हम 7% निकाल लेंगे इसका, 84,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अनअमोर्टाइज एसेट में जाएगा जब तक ये राइट ऑफ नहीं हो जाता, 84,000। ओके, और ना ये लाइबिलिटी भी है, तो वो भी हम दिखाएंगे यहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 84,000। और यही अकाउंट जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको याद हो सारी एंट्रीज।
अब हम आगे बढ़ते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना पैसा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब 2011 में आपने स्टार्ट किया है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने। सबसे पहले आ जाते हैं 2011 मार्च 31। कितना टोटल चाहिए हमें? फेस वैल्यू का 25%, फेस वैल्यू है 12 लाख। ओके, सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हमें पैसा चाहिए ओके टोटल हमें चाहिए 3 लाख। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हमें 3 लाख रुपए डालने हैं इस पर्टिकुलर रिडम्पशन के लिए। पहले से हमारे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कोई अमाउंट नहीं है, यानी हमें 3 लाख ही डालने पड़ेंगे। कैसे डालने हैं? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। सो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब है 75,000 हर इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें डालने हैं। और हमारी स्टार्ट होती है इंस्टॉलमेंट 2011 31 मार्च से। सो स्टार्ट करते हैं सर्विस अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 75,000। 2012 31 मार्च सरप्लस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 75,000। 2 बार और रिपीट करना है, 2013 में और 2014 में। ओके, सरप्लस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 75,000। तो ये हमारे टोटल 3 लाख रुपए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर आ चुकी है। डन। ओके, डिबेंचर रिडम्पशन हमारी स्टार्ट हो रही है 2015 से। ठीक है, 2015 से अगर स्टार्ट हो रही है, यानी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 30 अप्रैल 2014 को। सो इसी साल 30 अप्रैल को हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हमारी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15% जो हम इस नेक्स्ट ईयर में जितने के डिबेंचर्स हम रिडीम करने वाले हैं उसका 15%। सो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को हम रिडीम करने वाले हैं 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स। ओके, 4,100 रुपीज़ ईच। 4 लाख रुपए के डिबेंचर, 4 लाख फेस वैल्यू का निकलता है, हमेशा ये ध्यान रखना। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना हो या डिबेंचर या इन्वेस्टमेंट करनी हो, दोनों ही फेस वैल्यू पे जाएगा। सो 4 लाख, इसका 15% हमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका 15% हमारा बनता है 60,000। अब इस इन्वेस्टमेंट को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी अगर आप हर साल इक्वल अमाउंट के डिबेंचर्स को रिडीम करते, पर नेक्स्ट ईयर हमने कम डिबेंचर्स को रिडीम किया तो हमें कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, तो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा ले लिया। अगले साल हमने ज़्यादा डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। पहले से इतनी इन्वेस्टमेंट है, बाकी का जो बैलेंस है उसका 15% हमने और इन्वेस्ट कर दिया, बस यही होएगा। नाउ 2015 31 मार्च रिडम्पशन करते हैं। सो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। नॉर्मल एंट्री हमारी ये बनती है, होल्डर्स अकाउंट। नाउ डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में पैसा जाता है जो टोटल अमाउंट आपको डिबेंचर होल्डर को पे करनी है। ठीक है, 4 लाख तो ये फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम भी तो पे करना है हमें उन्हें। ठीक है, तो 7% प्रीमियम, 4 लाख का 7% बनता है आपका 28,000। टोटल अमाउंट आपको उन्हें पे करनी है 4,28,000। ठीक है, सो 4,28,000 यहाँ क्या आएगा? अगर आप यहाँ देखो, जो हमारी इशू की एंट्री में ये हमने बनाया था ना, सो डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर, इस डिबेंचर अकाउंट में जो जाएगा वो, साथ ही आप उनको एक और चीज़ पे कर रहे हो, प्रीमियम और रिडम्पशन। ये लाइबिलिटी थी इसलिए हमने यहाँ लिखा था, अब इस लाइबिलिटी को चुकाने का वक्त आ गया है। सो प्रीमियम और डिबेंचर को हम 84,000 के बैलेंस को, जो कि किस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में आप उस साल डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, ये तो टोटल का है, लेकिन उस साल हम कर रहे हैं सिर्फ 4,000 डिबेंचर्स को रिडीम, ये पूरे डिबेंचर्स का है 35। ठीक है, सो 7% के हिसाब से पहले साल का बनेगा 28,000। तो 28,000 इसका हम डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिबेंचर्स अकाउंट तो यहाँ हमने लिखा ही हुआ है, फेस वैल्यू आ गई 4 लाख, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये भी हम इन्हें पे कर रहे हैं। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 28,000 फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बाकी पेमेंट की तो पता ही हमें क्या है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक
4,28,000। क्लियर? ओके। नाउ 2015 वाला रिडम्पशन हम कर चुके हैं। अब आज 2016 के ऊपर। 2016 में हम कम डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, ओनली 3 लाख रुपीज़ के। इन्वेस्टमेंट हमने करी थी 4 लाख रुपीज़ की रिडम्पशन के हिसाब से। अब कम रिडम्पशन हो रही है तो हम उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस ईयर हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है उसके पहले साल की 30 अप्रैल को हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो हम करते हैं जिस साल हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है उसी साल की 31 मार्च को। लास्ट इलस्ट्रेशन में भी हमने ये किया है ना, लास्ट में हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है ये रही 31 मार्च को। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमें सेल करना है, सेल हम करेंगे 31 मार्च को, ना कि 30 अप्रैल को। किस साल की 31 मार्च को? जिस साल आप रिडीम कर रहे हो। तो यहाँ पे जो बात हो रही है 2016 वाले रिडम्पशन की बात हो रही है। सो 2016 के 31 मार्च को हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल जो की थी वो 4 लाख रुपए के हिसाब से की थी, क्योंकि 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हम रिडीम करने वाले थे। अब हम करने वाले सिर्फ 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम। तो ये जो 1 लाख रुपए है इसका हम 15% सेल कर सकते हैं। ओके, सो इसका 15% बनेगा आपका 15,000। सेल करेंगे तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। ओके, नाउ और 2016 में 31 मार्च को ही हम रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन हो जाएगी आपकी 3 लाख रुपए के हिसाब से। 3 लाख रुपए के हिसाब से आप इसकी रिडम्पशन कर दोगे। फेस वैल्यू आ जाएगी 3 लाख और प्रीमियम हो जाएगा इसका 7%, 21,000। डिबेंचर्स की रिडम्पशन की एंट्री हम डाल देंगे आराम से। ओके, नाउ 2017 में क्या हो रहा है? 2017 में हम जो रिडम्पशन कर रहे हैं हम ज़्यादा डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं 5,000। तो अब हम देखेंगे कि लास्ट ईयर हमने कितने रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम किया था? 3 लाख के। तो यानी उस साल जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो इस हिसाब से थी कि हमें 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम किया है। ओके, इस साल हम कर रहे हैं 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम, यानी हमारे डिबेंचर्स को रिडीम जो करना है उसकी अमाउंट बढ़ गई 2 लाख रुपए से। तो अब हम क्या करेंगे? 30 अप्रैल को हम इसके प्रोपोर्शन 15% के बराबर और इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो डिबेंचर्स को हम रिडीम कर रहे हैं उसकी अमाउंट बढ़ रही है। सो 2017 में हम ये रिडम्पशन कर रहे हैं, तो 30 अप्रैल 2016 को हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। वेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक, ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, और फिर 2017 को 31 मार्च हम, क्योंकि 2017 31 मार्च हमारा लास्ट ईयर है, सो लास्ट ईयर को हम पहले इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं फिर हम रिडम्पशन करते हैं। तो सारी इन्वेस्टमेंट टोटल अब तक जितनी भी इन्वेस्टेड है पैसा वो सारा बेचेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट सेल करते हो। कितना इन्वेस्टेड है हमारा पैसा? सबसे पहले हमने इन्वेस्ट किया था 60,000 रुपये, क्योंकि हम 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले थे, तो उसका 15% 60,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया था। फिर हमने क्या किया? हमने उसके बाद 15,000 इसमें से सेल कर दी, 15,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो यानी हमारी जो इन्वेस्टेड रहा वो था 45,000। अब हमने 30,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। सो इस वक्त हमारी जो इन्वेस्टेड पैसा है वो है 75,000। इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी है। तो अब अगर हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो कितना रिकवर होगा? 75,000। ओके, देन आप वही डिबेंचर्स को रिडीम कर दोगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की कर रहे हो आप? 5,000 हिसाब से कर रहे हो या 7? ओके, 5,000 डिबेंचर्स की, तो 5 लाख हो गया आपका नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम हो गया आपका इसका 7%, 35,000। टोटल अमाउंट होगी 5,35,000 जो आप उनको पे कर दोगे डिबेंचर होल्डर को। और लास्ट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का पैसा हम डाल देंगे जनरल रिजर्व में, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में टोटल अमाउंट है हमारी 3 लाख। ठीक है, सो ये हो गया आपका जब हम इंस्टॉलमेंट्स के अंदर डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड मेथड डिबेंचर्स को रिडीम करने का, जब हम डिबेंचर्स को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं,
उनको उनका पैसा वापस लौटाने की बजाय। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।